नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग का शिक्षण अभिवृत्ति में लास्ट टॉपिक है जो इसका नाम है मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा, और लास्ट जो है वो है मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि बहुत से हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनका मैसेज आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर और भी वीडियो इससे बनाइए, या सर रेगुलर वीडियो डालते हैं, और तमाम तरह की मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं पिछली क्लास में भी या आज भी बताना चाहूँगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दी जाती है, जिसकी सारी वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी कुछ वीडियो इससे पढ़ चुकी है। और जैसे शिक्षण अभिवृत्ति की आज लास्ट क्लास है, तो इससे संबंधित सारी वीडियो डाली जा चुकी है। आप लोग चाहें तो जैसे अब हमारी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे हमारे चैनल पे जाके और एक प्ले लिस्ट बनी है, जिसमें वहाँ पे UGC नेट पेपर फर्स्ट करके एक क्लास, मतलब UGC नेट पेपर फर्स्ट क्लास, वहाँ पर इस नाम से एक प्ले लिस्ट है, जिसमें आप लोग को प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें UGC नेट JRF की फर्स्ट पेपर की सारी वीडियो है वहाँ पे। ठीक है, तो जो वीडियो जैसे बनती है वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती है। और इसके अलावा भी अगर किसी वजह से आप लोग नहीं उस वीडियो को ढूंढ पाते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल दे दिया जाता है, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ भी आप लोग कहेंगे तो वहाँ पे आप लोग को लिंक रेगुलर का रेगुलर दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोगों का दोस्तों विचार हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब और कोई परेशानी हो रही हो वीडियो देखने से, ढूंढने से, या कोई किसी टॉपिक से, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट पेपर के साथ साथ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को हिंदी साहित्य, और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ हिस्ट्री की भी क्लासेज चलाई जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग चाहें तो उसका भी आनंद उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आनंद उठाने से मतलब कि दोस्तों, वहाँ से जो चीज़ें आपके काम की हैं या है तो ऐसे सारी चीज़ें काम की, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्लास कर सकते हैं। जो जिस सब्जेक्ट से हमारे दोस्त होंगे UGC नेट का जो पेपर प्रिपेयर कर रहे होंगे, जैसे कि हिंदी साहित्य वाला हिंदी साहित्य का, और नेट हिस्ट्री से जो हमारे दोस्त होंगे वो हिस्ट्री का। तो दोस्तों, ये रही थी कुछ आप लोग से चर्चा करना ज़रूरी था, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर रेगुलर क्लास चलती है क्या, या कुछ ऐसे भी ऐसे आ रहा था मैसेज कि सर नेक्स्ट वीडियो भी डालिए या आती है। तो दोस्तों, सारी वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मिलती है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, मूल्यांकन प्रणाली, और अभी टॉपिक्स को बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पूरे टॉपिक्स को देखेंगे। और आज हम लोग का शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग शोध अभिवृत्ति पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के ये हम लोग का लास्ट क्लास है, और आज क्लास नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक है मूल्यांकन प्रणाली, इवोल्यूशन सिस्टम। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अर्थ पे, परिभाषा पे और उद्देश्य पे। तो मूल्यांकन प्रणाली का एक विकास शिक्षा में एक नवीन दृष्टिकोण परिणाम है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। यह मूल्यांकन मात्र शिक्षार्थी की उपलब्धि को ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। ठीक है, तो दोस्तों, मूल्यांकन का आप लोग मोटा मोटा अर्थ समझ गए होंगे कि पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों को व्यापक स्तर को मापने का प्रयास करता है मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, आइए हम लोग मूल्यांकन प्रणाली के अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मूल्यांकन के अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड पॉइंट है ऐसा यहाँ पे, मूल्यांकन प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो मूल्यांकन किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षा या किसी प्रत्यक्ष रूप में मापित प्रदत्तों का मूल्य प्रदान करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है निर्णय प्रदान करना। मूल्यांकन प्रणाली का शाब्दिक अर्थ दोस्तों कह सकते हैं जिसका होता है निर्णय प्रदान करना। ठीक है, और इसके अर्थ में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि मूल्यांकन किसी अवलोकन, निष्पत्ति, परीक्षा या किसी प्रत्यक्ष रूप में मापित प्रदत्तों का मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, अब मूल्यांकन प्रणाली के बारे में किस विद्वान ने, किस लेखक ने क्या कहा है, तो आइए कुछ हम लोग नाम जानते हैं। जैसे सबसे पहला आप लोगों का नाम आ रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, एडम के शब्दों में। तो आप लोग
एडम्स के शब्दों में आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो जो जैसे नीचे इसके है कठोरी आयोग के द्वारा दी गई परिभाषा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हम लोग का पेपर में एडम्स के शब्दों में या कोठारी आयोग द्वारा दी गई परिभाषा तो ये पूछ देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे एडम्स के शब्दों में बात करें तो किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन करना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण करना ही मूल्यांकन करना है। तो ये रहा दोस्तों एडम्स के शब्दों में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोठारी आयोग की परिभाषा क्या है। तो कोठारी आयोग द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या है मूल्यांकन प्रणाली के बारे में। तो मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह संबंधित है। यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक की निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु इनके सुधार में भी सहायता करता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों जो कोठारी आयोग ने परिभाषा दी थी मूल्यांकन प्रणाली की। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से, ठीक है, ये टोटल आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मूल्यांकन प्रणाली के संदर्भ में कोठारी आयोग ने क्या परिभाषा दिया था, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है और वहाँ पे 4 परिभाषा दे सकता है अलग अलग करके। तो हम लोग को देखना होगा कि कौन सा है। या एक ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि आप लोग के सामने इन्वर्टेड कॉमा में जैसे ये एक कथन देख सकते हैं, कथन टाइप पे ये परिभाषा दे सकता है और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से यह परिभाषा किस आयोग द्वारा है, कोठारी आयोग, और 2-3 नाम अलग अलग आयोगों का दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये किसका है, तो ये कोठारी आयोग का है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य। ठीक है, तो कुछ उद्देश्य है दोस्तों 2-4, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य, तो आप लोग उद्देश्य को नोट कर लीजिए। देखिए उद्देश्य में क्या है, जैसे मूल्यांकन सभी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, उससे पता चलता है कि छात्र का स्तर क्या है मूल्यांकन करने से। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं कि मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर विद्यार्थियों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उनका मतलब आकलन करके फिर उनको परामर्श और उनको निर्देशित किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को जो भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं इसके माध्यम से छात्रों को 3 नंबर दोस्तों इसके माध्यम से छात्रों को ग्रेडिंग, वर्गीकरण एवं प्रोन्नति का आकलन किया जाता है। अगला है कि योग्यता के आधार पर छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और फिर विद्यार्थियों की असफलताओं के कारण का पता लगाकर उनका निवारण करने हेतु मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है, जैसे क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी जैसे अब हम लोग जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। जो हमारे दोस्त नए होंगे हमारे वीडियो पर, उनको बताना चाहेंगे कि हम लोग दोस्तों एक प्ले लिस्ट है जिसमें UGC नेट JRF फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके है। तो आप लोग चाहे तो उसमें भी प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे तमाम हम लोग जो यहाँ पे क्लास करते हैं उसका अगले दिन हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं 50 क्वेश्चन का लगभग। किसी में 30+ क्वेश्चन है, किसी में 37+ है और किसी में 50+ है। ठीक है, लगभग, लेकिन हर टॉपिक से मोटा मोटा कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप लोग जाके ज्वाइन करके उसको कर सकते हैं। इसी में हमारे ही चैनल में नीचे प्ले लिस्ट में है दोस्तों। ठीक है, तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, आइए टॉपिक पाते हैं कि विद्यार्थियों की असफलताओं का कारण पता लगाकर उनका निवारण करने हेतु मूल्यांकन आवश्यक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम लोग इससे कितना आउटपुट दे पा रहे हैं इस टॉपिक से पढ़ने के बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पढ़ना, और देखिए नोट्स और किताबें मार्केट में इतनी पड़ी है कि आप लोग पढ़ना चाहें ना तो किताब से पूरा घर भर जाए और एक टॉपिक ना समाप्त हो, और समाप्त करना चाहे ना तो एक किताब से आप लोग पूरा टॉपिक समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तो इसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। और इसका मूल्यांकन कैसे होगा, तो हम लोग प्रैक्टिस जब लगाएंगे तो वहाँ हम लोग का कह सकते हैं कि आकलन होगा, मूल्यांकन होगा कि हम लोग कितने, नहीं कहते हैं, एक देहात में बड़ी दोस्तों कहावत प्रसिद्ध है कि कितने पानी में हो तुमको देख लिया जाएगा इसी काम के बाद। जैसे किसी के मतलब मूल्यांकन करते हैं, हम परस्पर गाँव के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जैसे हम गाँव से अगर रह के आए हैं तो हमें वहाँ पे रहे हैं तो हमें कुछ मतलब लोक भाषा होता है ना, तो उधर के भाषा में जैसे कहते थे कि अच्छा तुम्हारा देख लेना पानी कितने में हो। ठीक है, तो वैसे ही दोस्तों कि ये आपका एक मूल्यांकन किया जाता है कि आप किस स्तर तक पहुँचे हैं और क्या है। तो अब हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का पता चलेगा कि हाँ कितना इनपुट हुआ है, क्या ये चीज़ें जो पढ़ाई गई थी इस क्वेश्चन में है, या हम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। तो
इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसलिए मूल्यांकन जरूरी है। अब चलिए उद्देश्य के बाद आगे हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता पे, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है और विशेषता में कुछ पॉइंट है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता, और मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे व्यापक दृष्टिकोण, निरंतरता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता, तार्किकता और व्यवहारिकता, ठीक है। ये 8 पॉइंट है। अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, व्यापक जैसे दृष्टिकोण है तो इसमें हम लोग जानेंगे कि मूल्यांकन प्रणाली का मूल्यांकन सर्वांगीण विकास पर यह बल देता है, ठीक है। व्यापक दृष्टिकोण मूल्यांकन प्रणाली में दोस्तों उसके सर्वांगीण विकास पे, मतलब सभी पक्षों पे विकास पर बल देता है व्यापक दृष्टिकोण, ठीक है। और हम निरंतरता की बात करते हैं तो निरंतरता मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके वजह से दोस्तों मूल्यांकन को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। निरंतरता के कारण, देखिए निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, और हम लोग क्लास कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी दिन एक क्लास ले लिया, हम बोल दिए कि आप लोग के साथ निरंतर बने रहेंगे दोस्तों, और अगले दिन क्लास ही नहीं ले रहे हैं, अगले दिन प्रैक्टिस सेट ही नहीं करा रहे हैं, तो उसमें निरंतरता कहाँ नहीं रहेगी। तो निरंतरता का बस यही मतलब है कि छात्रों का निरंतरता बना रहे, जैसे वो लोग विकास कर पाएँ, और निरंतर रहने से दोस्तों थोड़ी थोड़ी चीज़ें होकर एक दिन वो बड़ी चीज़ें बन जाती है, ठीक है। तो एक विकास के पहलू में, सर्वांगीण विकास में एक दिन से नहीं होगा, वो निरंतरता चाहिए। निरंतरता ऐसे चाहिए, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो आपका, या 5 घंटा हो, जो भी हो टाइम, लेकिन कंटिन्यू हो, ठीक है। तो ये है दोस्तों वैधता। अगला है आपका वैधता। और वैधता क्या है, तो वैधता से जैसे है कि वैधता का उद्देश्य का दोस्तों मूल्यांकन करना हो तो उस उद्देश्य का मूल्यांकन ही सफलतापूर्वक किया जाए तो उस साधनों एवं उपकरणों को वैध माना जाता है। फिर से हम बात करते हैं वैधता पे कि जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन ही सफलतापूर्वक किया जाए तो उन साधनों एवं उपकरणों को वैध माना जाता है, ठीक है। तो वही वैधता है दोस्तों। चलिए विश्वसनीयता पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो विश्वसनीयता का मतलब क्या है मूल्यांकन प्रणाली में, और ये क्यों विशेषता है मूल्यांकन प्रणाली की। तो विश्वसनीयता पे हम लोग बात करते हैं तो यदि एक समान परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्ण एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीय कहलाएगा, ठीक है। मूल्यांकन में विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। वस्तुनिष्ठता पे भी वही है, लगभग विश्वसनीयता के आसपास ही है कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य मूल्यांकन अथवा प्रश्नों के ऐसे स्वरूप से है जिनका उत्तर एक ही हो, जिससे मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट हो। देखिए वस्तुनिष्ठता से मतलब यही है कि जैसे अब हम लोग जैसे मान लीजिए नीट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग का वस्तुनिष्ठ, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लोग का पर्पज यही होना चाहिए कि उससे शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को टारगेट करें, उसको हल करें, और हमारा मेन टारगेट है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में और उसको हम लोग कवर करें, ताकि हम लोग जैसे जाए पेपर में तो हम लोग को ये ना लगे कि अरे ये चीज़ें तो हम जानते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मोटा मोटा आप लोग को जैसे अभी देख लीजिए एक आइडिया दे रहे हैं, जैसे ये समझ लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाए पेपर में, हम यहाँ पढ़ा दिए कि मूल्यांकन प्रणाली की इतनी विशेषताएं हैं मुख्य रूप से, तो जिसमें मान लीजिए वहाँ पर आप गए तो व्यापक दृष्टिकोण, निरंतरता और वैधता दे दिया, और एक दे दिया अविश्वसनीयता, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ दिया कि मूल्यांकन प्रणाली की विशेषताओं में से निम्न में कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो अविश्वसनीयता जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो नहीं रहेगा, तो हम लोग को वहाँ कहना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर जो डी, मान लीजिए ऑप्शन डी है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे मारेंगे। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब यही है कि मान लीजिए अब पेपर में आप गए और यहाँ पे पढ़ाया हुआ चीज़ें एक भिन्न है, तो फिर इसका उद्देश्य कोई साबित ही नहीं हुआ, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, जो पर्पज था हम लोग का उधर इसका रहा ही नहीं, तो ये बेकार क्लास है, तो कोई वस्तुनिष्ठता का मतलब नहीं रह जाएगा। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब यहाँ पे मूल्यांकन प्रणाली में ये है, ठीक है। वैज्ञानिकता का बात करते हैं, वैज्ञानिकता का, तो हम लोग देख सकते हैं कि मूल्यांकन सत्यता, यथार्थता, वैधता और व्यवहारिकता एवं वस्तुनिष्ठता के गुणों एवं लक्षणों के अनुकूल होने पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण हो सकता है, ठीक है। वैज्ञानिकता का बात जो कर रहे थे, तो प्रश्नों के निर्माण में वैज्ञानिकता होनी जरूरी है या होनी चाहिए, ठीक है। तार्किकता पर बात कर लेते हैं, तो इससे भी अभिप्राय वही है दोस्तों कि मूल्यांकन हेतु पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों से प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की चयन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है एवं संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर होता है, ठीक है। तो
कहने का मतलब यह है कि जब प्रश्न पूछा जाए विद्यार्थियों से तो हर पक्ष से पूछा जाए, ताकि वो लोग संपूर्ण अध्ययन हेतु तत्पर है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उस पर करें। मान लीजिए हम लोग शिक्षा अभिवृत्ति पढ़ रहे हैं, तो इस पर किसी एक टॉपिक को टारगेट ना करके चारों तरफ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि देखिए जब हम लोग यूजीसी का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर तो एक नहीं रहता है कि भाई आपको मूल्यांकन प्रणाली से ही पूछा जाएगा और शिक्षा व्यवस्था से ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। लगभग एक मोटा मोटा रहता है आइडिया कि कहीं से भी पूछ सकता है। तो ऐसा बनाया जाए ताकि शिक्षार्थी पढ़ने के लिए तत्पर रहे। ठीक है, व्यवहारिकता में भी वही बात है कि मूल्यांकन व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों एक मोटा मोटा ढांचा मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता का। ठीक है, तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है इसमें रोल याद करना वो है इन्हीं को कि कौन कौन से विशेषता है, क्योंकि यही क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर पूछ सकता है कि इसकी विशेषताओं में कौन कौन से है, कौन नहीं है और कौन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मतलब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है मूल्यांकन प्रणाली के तत्व। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मूल्यांकन प्रणाली के तत्व में जो अगला पॉइंट है, तो इसके तत्व में हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली के कुछ प्रमुख तत्व हैं दोस्तों, और जो मूल्यांकन प्रणाली को उत्कृष्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं तो आप लोग को नीचे दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं, पहला उच्च स्तर के समर्थन के साथ मूल्यांकन, उच्च स्तर के समर्थन के साथ मूल्यांकन। दूसरा नंबर पे जो है कि विभिन्न स्रोतों के साक्ष्य को शामिल करना। तीसरा है जानकारी का उपयोग। 4 नंबर जो है वो है मूल्यांकन प्रणाली में विश्वास पैदा करना। 5 नंबर जो है शिक्षक विकास और मूल्यांकन को सामान्य कोर राज्य मानक संरेखन करना। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो शिक्षण प्रणाली को समय या अनुकूल नवाचार को समायोजित करना। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कुछ मूल्यांकन प्रणाली के प्रमुख तत्वों में। तो आप लोग चाहें तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे है ये इतना, आप लोग चाहें तो मोटा मोटा इसको नोट कर लीजिए कि अगर पूछ दे कि मूल्यांकन प्रणाली के प्रमुख तत्व या मुख्य तत्व कौन कौन से हैं या क्या है मुख्य तत्वों में, तो ये चीज़ें है दोस्तों 1 2 3 4 5 पॉइंट है। तो आप लोग इसको चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली के तत्व के बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो मूल्यांकन प्रणाली का महत्व, कि मूल्यांकन प्रणाली का महत्व क्या है। ठीक है, अभी तक तो तत्व, अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य पढ़ लिए। अब देखते हैं उसका महत्व क्या है शिक्षण के लिए, क्योंकि भाई पढ़ रहे हैं शिक्षण से संबंधित है, तो क्या महत्व है मूल्यांकन प्रणाली का। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पर। मूल्यांकन प्रणाली का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन सिस्टम, तो है कि शिक्षण एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी दोस्तों बात कर रहे थे कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अतः शिक्षार्थी में अधिगम के विकास और स्थिति की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सतत मूल्यांकन प्रणाली का होना भी आवश्यक है। अभी जो हम दोस्तों बात कर रहे थे कि हम लोग क्या पढ़े हैं और इसका कैसे पता चले, जो बात किए थे दोस्तों कि आप कितने पानी में हैं, तो इसका हालांकि कहीं अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर कहीं पानी में है एक, अगर आप लोगों के साथ अगर हो सकता है कि अगर उधर ये वर्ड कहीं मान लीजिए किसी दूसरे संदर्भ में यूज होता हो, तो हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं चूँकि, लेकिन इसका एक जो जानते हैं कि हिंदी में तमाम एक ही शब्द के कितने अर्थ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर जो होता है उस आधार पर बता रहे हैं कि जैसे कि आपकी औकात कितनी है भैया, सीधे सीधी बात है। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट करके देख लेते हैं। तो वही बात होता है कि मूल्यांकन प्रणाली का महत्व क्यों है कि आपका मूल्यांकन हो जाएगा, आप निष्कर्ष निकल जाएगा, एक मुद्दे पे एक मतलब पहुंच जाएंगे ऐसे जगह पे जहां से आप अपने खुद को आकलन कर सकते हैं कि हाँ हमारा इतना सही हो रहा है, इतना गलत हो रहा है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद इससे इतना % क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 60%, 40% या 70% या 100 का 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रणाली का एक तो ये महत्व है कि आप मूल्यांकन आकलन या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा बात है कि मूल्यांकन एक प्रणाली है जो शिक्षार्थी के व्यवहार के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों में हुए परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है, जिसमें दे सकता है ये कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्षों में परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ऐसे है कि शिक्षा को सामाजिक उद्देश्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित करता है ये। ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली का महत्व है। और फिर आगे है इसी में कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति सामाजिक आदर्श और आकांक्षा के अनुरूप हो रही है अथवा नहीं, इस हेतु मूल्यांकन बतौर एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो महत्व है। तो अगला जो पॉइंट है आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कि मूल्यांकन प्रणाली एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। यह पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति और उसकी उपलब्धि का आकलन है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मूल्यांकन का एक अर्थ निर्णयन है, ठीक है। इसके माध्यम से ही शिक्षक शिक्षण संबंधी विधियों, उद्देश्यों, सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता आदि विषय में सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाते हैं। देखिए मूल्यांकन से अर्थ यही है कि किसी चीज़, मान लीजिए जैसे आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं ऑफलाइन क्लासेज होती दोस्तों आप लोग के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे अभी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो ये हम लोग फिर टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट हम लोग जो करते हैं तो इसको हम क्लास में कराते हैं, ठीक। और फिर आप लोग के साथ हम लोग आमने सामने जो होता है, और फिर उसका मान लीजिए अगर कल फिर रिजल्ट देते हैं या तुरंत ही रिजल्ट 1-2 घंटे बाद देते हैं, मान लीजिए जैसे भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप लोग का एक मोटा मोटा मूल्यांकन करते हैं। आप लोग की कॉपी अगर चेक होती है तो फिर वहाँ पर मूल्यांकन चलता है कि हाँ इनका 2 सही है, इनका मतलब इनका 20 सही है, इनका 40 सही है, इनका 60 सही है, तो ये 80 है, तो ये 93 है। तो फिर वहाँ से मान लीजिए जो बच्चा 40% ला रहा है तो उसको फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ से फिर थोड़ा सा ऐसे तैयारी कीजिए, आप किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी कौन सा पक्ष कमजोर है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और 60% वाले के लिए अलग डिसीजन, 80 वाले के लिए अलग, ठीक है। तो ये चीज़ें वहीं कह रहा है कि इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण संबंधी विधियों, उद्देश्यों, सीखने के अनुभवों की प्रभावशीलता आदि के विषय में सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि वो फिर मूल्यांकन करेगा, उसके बाद फिर वो अपना सही निर्णय लेगा कि क्लास को कैसे चलाना है या कैसे लेके चलना है, ठीक है आगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़े थे शिक्षण प्रणाली में कि एक कक्षा में विभिन्न तरह के छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। विशिष्ट छात्र, सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र, मतलब अलग अलग तरीके के हर तरह के, और मंदबुद्धि छात्र और तीव्र बुद्धि, मतलब जो भी होता है दोस्तों सब पढ़ते हैं। तो फिर उनके अकॉर्डिंग टीचर को एक लेके चलना पड़ता है पूरे क्लास को, ठीक है। तो महत्व में एक ये पॉइंट था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार, ठीक है। और हाँ ये नोट्स आप लोग को इस तरीके से बनाया गया है कि हमें नहीं लगता कि अगर इतना पढ़ने के बाद हम लोग का कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है। अगर अंतोगत्वा मान लीजिए क्लास जब हो जा रहा है, अगर छूट रहा है कोई क्वेश्चन, जैसे हम लोग पूरा शिक्षण अभिवृत्ति पढ़े अभी तक, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लाइएगा, अगर कोई क्वेश्चन संयोग से छूट रहा है और ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग आपस में मिलकर हल कर लेंगे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ भी जाइए और या तो कमेंट बॉक्स है ही दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार देखते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार में हम लोग बात करते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से 4 भाग है आप लोग को सामने है, जो निम्न प्रकार है। और कौन कौन से है, तो पहला है निर्माणात्मक है दोस्तों, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक। अगला है योगात्मक या संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन, ठीक है। ये तीनों नाम है। तो ये तीनों नाम इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि मान लीजिए कहीं योगात्मक दे दिया या संकल्पनात्मक दे दिया और कहीं अंतिम मूल्यांकन दे दिया, तीनों का नाम एक ही है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि पेपर में ये संकल्प वाला दे दे, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, तो हम लोग वहाँ पे खोजने लगे कि यार योगात्मक कौन सा होगा, योगात्मक कहाँ है, सर तो बताए ही नहीं थे, तो इसलिए तीनों बता दिए हैं सर, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है निदानात्मक मूल्यांकन और लास्ट तो है स्थानन मूल्यांकन, ठीक है। तो स्थानन मूल्यांकन है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली के प्रकार में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मूल्यांकन को मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो 2 तकनीकों के रूप में इसको वर्गीकरण किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मूल्यांकन तकनीकों का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया है। कौन कौन से हैं, तो एक मात्रात्मक है, दूसरा क्या है, तो गुणात्मक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मात्रात्मक तकनीक के बारे में, ठीक है। पहले मात्रात्मक तकनीक के बारे में तो देख लीजिए, जैसा कि देख सकते हैं ये, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये अगर इसके बारे में बात करते हैं मात्रात्मक तकनीक के बारे में, तो मात्रात्मक या परिणात्मक भी कहते हैं इसको दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मात्रात्मक या परिणात्मक। तो तकनीक के अंतर्गत निम्न परीक्षाओं का वर्णन किया जाता है। और वो कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, तो आप लोग को सामने है, जैसे कि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा,
ठीक है। तो लिखित परीक्षा क्या होती है, मौखिक परीक्षा क्या होती है और व्यवहारिक परीक्षा क्या होती है, लगभग आप लोग जानते हैं। लिखित मौखिक तो सब जानते हैं। चलिए व्यवहारिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि व्यवहारिक पर बात करते हैं तो व्यवहारिक परीक्षा छात्रों के लिए क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कौशल के परीक्षण के रूप में होती है दोस्तों, ठीक है। यह परीक्षा विशेष रूप से तकनीकी, कृषि विज्ञान एवं शिल्प आदि के विषयों में संबंधित होती है। तो ये व्यवहारिक के पक्ष में कुछ शब्द थे या कुछ वाक्य थे या कुछ लाइनें थी, ठीक है। चलिए गुणात्मक तकनीक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि गुणात्मक तकनीक के अंतर्गत संचित रिकॉर्ड, अवलोकन, साक्षात्कार और आगे कह सकते हैं तो एवं क्रम निर्माण आदि का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। और जो दोस्तों आप लोगों के सामने है संचित रिकॉर्ड, अवलोकन, साक्षात्कार और फिर क्रम निर्माण, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ पॉइंट गुणात्मक तकनीक से। अगर आप लोग संचित रिकॉर्ड के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं तो संचित रिकॉर्ड क्या होता है, क्योंकि मान लीजिए केवल गुणात्मक तकनीक में ये चीज़ें आ जाती है। अगर ये बात करके आगे निकल जाए, अब मान लीजिए संचित रिकॉर्ड आप लोगों को बारे में कुछ ना मालूम हो या जो बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये होता क्या है, मान लीजिए हम तो बात एक मूल्यांकन तकनीक दो प्रकार की है। चलिए मात्रात्मक में आसान चीज़ें थी, लिखित परीक्षा भाई, मौखिक परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा, ये क्या होता है लगभग ये हम लोग समझ लिए। लेकिन गुणात्मक तकनीक में एक संचित रिकॉर्ड दे दिया है, तो ये होता क्या है, चलिए हम लोग बात करेंगे इस पर संचित रिकॉर्ड के बारे में कि यह अध्यापकों द्वारा छात्रों की गतिविधियों को जांचने के लिए तैयार किया गया आलेख है दोस्तों। तो अध्यापक इसको तैयार करते हैं छात्रों की गतिविधियों को जानने के लिए, ठीक है, संचित रिकॉर्ड। और इसमें और आगे बात कर लीजिए तो जिसके आधार पर उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इससे छात्रों की रुचियों की अभिवृत्तियों का सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों एक तरफ से मोटा मोटा कह सकते हैं कि संचित रिकॉर्ड क्या है, तो ये एक प्रकार का छात्रों द्वारा आयोजित मतलब तैयार किया जाता है जो छात्रों की गतिविधियों पर नज़र रखता है, ठीक है। तो संचित रिकॉर्ड ये हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अवलोकन पे चलते हैं। और एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये जो अवलोकन है ये अलग है और साक्षात्कार अलग है। ये थोड़ा टाइपिंग टाइम दोस्तों ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे ये 4 है। एक है संचित रिकॉर्ड, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है क्रम रिकॉर्ड, ठीक है। तो अवलोकन आप लोग जानते ही हैं, अवलोकन क्या होता है। अवलोकन तकनीक का प्रयोग नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों स्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। साक्षात्कार आप लोग जानते हैं, इंटरव्यू, ठीक। क्रम निर्माण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्रम निर्माण क्या है, तो यह तकनीक की विशेष स्थिति, वस्तु एवं विचार के विषय में निर्णय तथा अभिव्यक्ति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। क्रम निर्धारण, यह तकनीक की किसी विशेष स्थिति, वस्तु एवं विचार के विषय से निर्णय तथा अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। तो ये रहा दोस्तों मोटा मोटा एक ढांचा गुणात्मक तकनीक और मात्रात्मक तकनीक के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, और ये हम लोग का उसमें अगला पॉइंट है जो 6 नंबर हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं शिक्षण अभिवृत्ति में। तो शिक्षण अभिवृत्ति का जो लास्ट वाला पॉइंट और 6 नंबर जो है उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये हम लोग को क्यों पढ़ना है और इसका महत्व क्या है हम लोग का इस सब्जेक्ट में, शिक्षण अभिवृत्ति में। तो इस पे सारी बातें करेंगे। तो देखिए बिना मूल्यांकन का शिक्षण क्या है, कैसे हो रहा है, इसकी दिशा सही है या नहीं स्पष्ट नहीं हो पाता। और सही बात है, देखिए हम लोग अगर केवल ये पढ़ते जाते हैं, जैसे कि शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ के छोड़ देते, फिर सोच अभिवृत्ति और आगे भी बोधगम्य और संप्रेषण वगैरह सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप लोग बात समझिएगा, है ना, करेंगे, डरिए मत, हम लोग तो रेगुलर करेंगे। हमारे कहने का मतलब समझिए, अगर नहीं करते और डायरेक्ट जाके कुछ दोस्त हमारे आप लोग जाके डायरेक्ट पेपर में बैठ जाते हैं, तो वहाँ कितना आउटपुट देते, सही बताइएगा। और हम लोग जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम लोग का एक मोटा मोटा आइडिया भी चल जाता है कि हाँ इतना हमें है, हम अभी इतने मेहनत की ज़रूरत है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है इतना मतलब यूजफुल है, इतना नहीं है, तो एक मोटा मोटा आइडिया चल जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन का। तो आइए अब हम लोग इसमें जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, ठीक है। ये उच्च शिक्षा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन में ही है अगला, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक। तो आइए हम लोग इस पर बात कर सकते हैं कि ये क्या होता है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पाठ्यक्रम की वह प्रणाली है जिसमें छात्रों को पाठ्यक्रमों को चुनने का विकल्प होता है, अर्थात इसमें विज्ञान के विद्यार्थियों को कला, वाणिज्य आदि अन्य विषयों को
चुनने का विकल्प होता है। ठीक है, तो दोस्तों विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली ये होती है। ठीक है, आप लोग ये रहा, आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। इसमें विज्ञान के विद्यार्थी को कला और वाणिज्य आदि अन्य विषयों को चुनने का विकल्प होता है। ठीक है, इसको विश्वविद्यालय दिल्ली ने भी दोस्तों 2015-16 में अपने यहाँ लागू किया था। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर दिए हैं। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने सत्र 2015 से 16 से इस पाठ्यक्रम को स्नातक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया है। इसका मूल विचार छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है ताकि भारत एवं विदेशों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता बनी रहे। इसमें पाठ्यक्रम मूल निर्वाचित या मृदु कौशल पाठ्यक्रम के रूप में संदर्भित होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ बातें और भी जानते हैं इस बारे में। तो यह प्रणाली सभी केंद्रीय, राज्य और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के लिए एक समान होता है। इसके 3 मुख्य पाठ्यक्रम होते हैं: मूल, वैकल्पिक और बुनियादी। एक प्रभावी और संतुलित परिणाम प्रदान करने हेतु तीनों मुख्य पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन और उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आप लोग का विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली से संबंधित कुछ पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन तत्व। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन तत्व, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत मूल्यांकन के निम्नलिखित तत्व होते हैं। निम्नलिखित तो कौन कौन से, आइए। पहला सेमेस्टर। ठीक, सेमेस्टर आप लोग समझते ही होंगे कि मूल्यांकन सेमेस्टर के अनुसार होता है। इसमें एक छात्र विज्ञान, कला, वाणिज्य के लिए 3 साल और अभियांत्रिकी के 4 साल पाठ्यक्रमों के आधार पर प्रगति करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है सेमेस्टर प्रणाली। ठीक है, और इसके अंतर्गत सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह का शैक्षणिक कार्य होता है जो 90 शिक्षण दिवस के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सेमेस्टर प्रणाली होता है। ठीक है, आगे आइए हम लोग क्रेडिट प्रणाली देखते हैं। क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन तत्व में जो दूसरा है वो है क्रेडिट प्रणाली ही नाम है। और प्रत्येक इसको समझते हैं कि प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक निश्चित क्रेडिट सौंपा जाता है। जब छात्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करता है तो उसे पाठ्यक्रम के आधार पर क्रेडिट प्राप्त होता है। यदि एक छात्र एक सेमेस्टर उत्तीर्ण करता है तो उसे दोहराना नहीं होता है। ठीक है, देखिए हम लोग जैसे सेमेस्टर वाला जो हमारे दोस्त पढ़े होंगे, सेमेस्टर में पीजी में भी किए होंगे, तो वो समझ सकते हैं कि क्रेडिट प्रणाली का कैसे उपयोग होता है। ठीक है, और अधिकतर दोस्त जो हैं वो हमें लगता है कि उन जो भी यूनिवर्सिटी से किए होंगे पीजी सेमेस्टर वाइज ही होगी। ठीक है, तो क्रेडिट प्रणाली के संदर्भ में आप लोग मोटा मोटा समझते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्रेडिट हस्तांतरण। ठीक है, तो यदि छात्र कुछ कारणों से अध्ययन का भार सहन नहीं कर पाता है तो वह कम क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार रहता है, किंतु अगले सेमेस्टर में इस क्रेडिट की भरपाई करने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हस्तांतरण होता है। अगला है व्यापक निरंतर। तो व्यापक निरंतर मूल्यांकन क्या होता है, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें छात्रवृत्ति का मूल्यांकन न केवल शिक्षकों द्वारा बल्कि छात्रों स्वयं भी संभव होता है। ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम आप लोग जानते ही हैं कि जब रिजल्ट आता है तो हम लोगों का ग्रेड मिलता है। और ग्रेड कैसा मिलता है तो इस पर भी आप लोग समझते ही हैं। रिजल्ट जब हम लोग के पास आएगा उसमें A+, O, A, B+ ऐसे आता है। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में हम लोग जब पेपर देते हैं तो लास्ट में रिजल्ट आता है तो उसमें से बनता है, जैसे अगर O बन गया आपका तो भैया आप मतलब अब आपके जैसा कोई नहीं है। A+ आ गया तो आप अति मतलब बहुत सुंदर कह सकते हैं, मतलब अति उत्कृष्ट कह सकते हैं। A आ गया तो कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा। B+ आ गया तो अच्छा कह सकते हैं। अगर B आ गया तो औसतन के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, और B के बाद भी जब ग्रेड में आता है तो C होता है, तो C औसतन होता है। P भी आता है ग्रेड, P में बस पास होता है, मान के चलिए तो कि हाँ भाई ठीक है आप पास है। इसके बाद जो आते हैं उसमें आते हैं F, मतलब अनुत्तीर्ण, फेल हैं आप। और F के बाद आता है AB, और AB का मतलब क्या होता है, AB का मतलब होता है अनुपस्थिति। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक दायरा बांधा रहता है। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे O आपका आ गया तो 10 अंक इस टाइप का आता है। A+ आ गया तो 9, A आ गया तो 8, B+ आ गया तो 7, अगर आपका B आ गया तो 6, C आ गया तो 5 और P आ गया, मतलब नॉर्मल में पास है तो 5 आएगा। और फिर उसके बाद आप फेल मतलब P पास आ गया तो 4 है, औसतन में 5 होता है, और आप फेल हो गए तो 0 और उपस्थिति में भी 0। तो ये दोस्तों एक मोटा मोटा ग्रेडिंग सिस्टम होता है। लगभग अधिकतर लोग ग्रेडिंग सिस्टम जानते हैं क्योंकि जिस प्रारूप में हम लोग का रिजल्ट आता है ग्रेडिंग सिस्टम में ही आता है। तो इस पर हम लोग को ज़्यादा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कंप्यूटर आधारित जांच। अब ये क्या होता है, ये हम लोग का पॉइंट है उसी में 6 पॉइंट में अगला जो टॉपिक है, अभी शिक्षण अभिवृद्धि की 6वां नंबर पॉइंट है, उसमें ये अगला टॉपिक है कंप्यूटर आधारित जांच। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। कंप्यूटर आधारित जांच डिजिटल संसाधनों के माध्यम से होती है। इसमें इंटरनेट आधारित कंप्यूटर पर जांच होती है। इसके साथ ही इंटरनेट वातावरण में है इसका मूल्यांकन भी होता है। कंप्यूटर आधारित जांच से विद्यार्थी को यूजर आईडी और पासवर्ड आवंटित किया जाता है। जैसा कि अब हम लोग पढ़ते हैं जैसे कॉलेज वगैरह में, तो हम लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड वगैरह मिलता है दोस्तों। तो वहीं यहाँ पे कंप्यूटर आधारित जांच कह रहा है। चलिए, और यही नहीं है, जैसे कि आजकल अगर अच्छे अच्छे संस्थाओं में अगर हम लोग जो कोचिंग क्लासेज वगैरह है, तो वहाँ पे अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं तो अब तो वहाँ पे आपका पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है कि भैया आप यहाँ से ऑनलाइन क्लासेज दे सकते हैं। जो एप्लीकेशन मिलते हैं उस पर भी होता है। सारी चीज़ें लगभग अब हो गई है। इसमें ही आगे बात करते हैं। तो यह पूर्व व्यवस्थित कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में दर्ज भी होता है। जांच के समय विद्यार्थी निर्धारित जांच केंद्र पर पहुंचकर जांच देता है। इसमें विद्यार्थी यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता व निर्देशित मानक के अनुरूप निर्धारित समय हेतु परीक्षा प्रारंभ करता है। जांच प्रारंभ होते ही समय की गणना प्रारंभ हो जाती है। अगले प्रश्न तथा सेव करने हेतु सेव एंड नेक्स्ट बटन का प्रयोग करता है। ठीक है, और ये दोस्तों कंप्यूटर आधारित जांच पे हम अभी बात कर रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा, ये आगे जो और है कि इसमें विभिन्न रंगों के बटनों का उपयोग होता है जो यह बताते हैं कि आपने कितने प्रश्न किए हैं और कितने बाकी है आदि। जांच समाप्त होते ही सबमिट बटन का प्रयोग करना होता है, जिससे आपकी जांच प्रति कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सेव हो जाती है। सबमिट बटन के प्रयोग के बाद इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे जांच का विवरण आ जाता है, जिसमें यह विवरण होता है कि आपने कितने प्रश्न किए और कितने छोड़े और आदि। चलिए, ये चीज़ है हम लोग का। अब हम लोग का यूजीसी नेट में जब जाएंगे पेपर देने, उससे रिलेटेड है और उसी के आधार पे हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर आधारित जांच होता क्या है। जैसे हम लोग यूजीसी का पेपर देते हैं, ठीक है, तो जाएंगे तो हम लोग का जो एडमिट कार्ड आता है उस पर रोल नंबर होता है, और हम लोग का एंट्री करते ही जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग को वहाँ पे कोई कंप्यूटर पर बैठा होता है और आपको सीट अलॉट कर देता है। ठीक है, वहाँ पे आपका रोल नंबर डालते ही सीट नंबर आ जाता है और हम लोग को जाकर बैठना होता है। और वहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को एक यूजर आईडी मिलता है और एक पासवर्ड दिखा, बस इतना ही 2 चीज़ें दिखेगा स्टार्टिंग में आप लोग जब यूजीसी का पेपर देने जाएंगे तो। और उसके बाद यूजर आईडी डालना है, जो अब की बार दोस्त हमारी पहली बार भी दे रहे हैं और उनको शंका रहता है कैसा कैसा होता है, तो वो इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। और फिर आपके पास पासवर्ड होता है। ज़्यादातर पासवर्ड DOB ही हो जाता है, अधिकतर हम भी दिए हैं जितनी बार, तो उसमें लगभग DOB ही हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे कि हम लोग को डालना होता है। उसके बाद पूरा पेपर खुलता है और उसके बाद अपना चयन होता है कि कौन सा फर्स्ट पेपर करेंगे या सेकंड पेपर करेंगे। तो जैसे हम लोग जिस क्वेश्चन को, मान लीजिए पहला क्वेश्चन कर लीजिए, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 पे ग्रीन हो जाता है या ब्लू हो जाता है, मतलब वहाँ पे रंग अब वहाँ अकॉर्डिंग होता है। और फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। लास्ट में जब समय बीतता है तो सबमिट कर देते हैं या वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। लेकिन हम लोग का क्या होता है कि रिजल्ट बाद में आता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पर तुरंत उसके बाद या मोबाइल से ही हम लोग टेस्ट सीरीज किसी ऐसी संस्था या मान लीजिए कैसे भी ऑनलाइन देते हैं, तो वहाँ पे देने के बाद सबमिट बटन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है कि कितने में कितने किए हैं क्वेश्चन। और वहीं दोस्तों कंप्यूटर आधारित जांच होता है, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया यहीं समझाने की कोशिश कर रहा है कंप्यूटर आधारित जांच में कि वो होता क्या है। चलिए इसके मूल्यांकन अब देख लेते हैं। कंप्यूटर आधारित जाँच का मूल्यांकन, ठीक, कि इसका मूल्यांकन, जांच का मूल्यांकन। तो देखिए पहला पॉइंट जो है कि कंप्यूटर आधारित जांच का मूल्यांकन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। दूसरा, जांच का मूल्यांकन कम समय में हो जाता है, छात्र भी संतुष्ट होता है, उसका विवरण उसे खंडवार कम समय में मिल जाता है। छात्रों की संख्या की अधिकता का इस पर दबाव नहीं पड़ता। मूल्यांकन में त्रुटियों की संभावना कम होती है, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। एक साथ अनेक विद्यार्थियों की जाँच संभव है और विद्यार्थी द्वारा मांगी गई जाँच रिपोर्ट की पूर्ति एवं पुनः मूल्यांकन आसान से हो सकता है। अब देखिए क्या मतलब है इसका कंप्यूटर आधारित जांच मूल्यांकन का, कि जैसे मान लीजिए हम जैसे कोई पेपर देते हैं, उसका रिजल्ट तुरंत आता है। तो एक अगर पहले ऑफलाइन रहता था तो जांचते थे तो उसमें गलती का थोड़ा चांस रहता था, इससे ज़्यादा कंप्यूटर की अपेक्षा। कंप्यूटर में तो ना के बराबर होता है, मान के चलिए। और दूसरा है कि मान लीजिए वो पूरा कॉपी अपना मांग रहा है लड़का, तो हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब रहते थे तो उसका प्रोसेस अलग होता था। और ऐसे मान लीजिए कोई पेपर करा रहा है तो वहाँ अलग प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा। लेकिन जैसे कंप्यूटर में आपका रोल नंबर डाला गया, सारा विवरण खुल गया तड़ाक से, ठीक है। आप अपना देख लीजिए भाई साहब। तो ये है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार। तो आइए देखते हैं क्या नवाचार है। अगला जो पॉइंट है
नवाचार। ये अब हम लोग का लगभग अंत वाला पॉइंट चल रहा है और 1-2 और होंगे। तो मूल्यांकन शिक्षण एवं सीखने दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें नवाचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह वर्तमान की आवश्यकताओं व वर्तमान पद्धतियों में नई तकनीकों का समावेश कर मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी तथा त्रुटिहीन तथा गुणवत्तापूर्ण बनाता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यह वर्तमान की आवश्यकताओं एवं व वर्तमान पद्धतियों में नई तकनीकों का समावेश कर मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी एवं त्रुटिहीन गुणवत्तापूर्ण बनाता है। तो मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार का यही दोस्तों फायदा है हम लोग का कि अब जो चीज़ें होती है वो पारदर्शी होती है, सामने होती है और त्रुटिहीन होने की कोई बात ही नहीं है और गुणवत्तापूर्ण होता है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है कि आप लोग का रिजल्ट जो आता है एकदम फ्रेश आता है। अब देखिए कुछ नकारात्मक पहलू को छोड़ दे, आप लोग भी जानते हैं सच्चाई क्या है और हम भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो रियलिटी है वो है, जो ऑफलाइन पहले होता था तो कहते थे कि बड़ी धांधली हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड की और बहुत सारा टेक्नोलॉजी हम लोग उपयोग करने लगे और बहुत सारी चीज़ें इस पर बदलाव भी हुई, जिससे हम लोग ऑनलाइन पेपर वगैरह दे रहे हैं। तो इस पर गवर्नमेंट की और भी चीज़ें चल रही है और भी सुधार होते जा रहा है और दिन पे दिन आए दिनों में हम लोग को इससे लाभ ही मिलने वाला है और चीज़ें बदलती रहेगी ऐसे अकॉर्डिंग कहे तो पेपर देने का। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले ऑफलाइन होती थी, कितने दिन में देते थे, अब तो ऑनलाइन जो टाइम भी फिक्स है और लगभग एक दिन में बहुत सारा पेपर भी निपट जाता है और कितनी असुविधा होती थी ऑफलाइन वाले में। हाँ, एक बस फ़ायदा रहता था जो आजकल हम लोग कहते हैं कि पेपर हाथों हाथ मिल जाता था, आके घर पे और टिक लगा के देख लेते थे। अब क्या होता है कि पेपर वो मिलता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, किसी न किसी माध्यम से वो आ ही जाता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि प्रश्नावली को जटिल एवं प्रासंगिक मुद्दे आधारित बनाकर मूल्यांकन करना तथा इसमें उन मुद्दों को शामिल करना जिससे शिक्षार्थी प्रभावित होते हैं। इससे शिक्षार्थी की बौद्धिकता तथा उद्देश्यों दोनों का मूल्यांकन संभव है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षार्थी या बच्चों को साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यपरक मूल्यांकन कर इस समूह में विद्यार्थियों को शामिल कर व प्रश्नों को पूछकर भी मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे बौद्धिकता को आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षण मूल्यांकन की भी सकारात्मक होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वर्तमान में नवीन तकनीकों जैसे ऑडियो वीडियो द्वारा संचालित तकनीकों, कंप्यूटर आधारित तकनीकों, व्यक्तिगत प्रभाव आदि का उपयोग मूल्यांकन को प्रभावी बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब नई तकनीकी हो गई है, ऑडियो वीडियो द्वारा संचालित तकनीकों, कंप्यूटर आधारित द्वारा, मतलब तरह तरह के हो गए हैं कि जिसके द्वारा आदमी मूल्यांकन कर सकता है। अगर हम लोग एक छोटा एग्जाम्पल लेना चाहें तो चलिए, जैसे कि ये प्रॉपर नहीं, ये मतलब पर्सनल, जैसे ऐसे एग्जांपल है, जैसे हम लोग रेगुलर बेस पे मान लीजिए कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो वहाँ हम लोग का मूल्यांकन कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना मोटा मोटा, कि हाँ इससे इतना क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग 6 सेट अभी तक लगा चुके हैं, ठीक है, 5 तो 5-5-25 लगभग मान लीजिए एक मोटा मोटा मानिए 200 क्वेश्चन किए, ठीक है, औसतन। तो 200 क्वेश्चन से अब हम लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, हम मान लीजिए रेगुलर क्लास लेते हैं, आप लोग भी जुड़ते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, ये दिल की बात है आप लोग को बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो लगता है कि हाँ कोई हमारा भी एक परिवार है, हमारे साथ कोई जुड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों, एक मूल्यांकन का ये भी तरीका है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, और आगे है कि शिक्षण और मूल्यांकन में परस्पर संबंध। तो ये लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, और शिक्षण अभिवृद्धि से भी दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो शिक्षण एवं मूल्यांकन में परस्पर संबंध क्या होता है? तो शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों का सीखना सरल हो जाता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिस पर प्रत्येक देश की सामाजिक दर्शन, व्यवस्था एवं मूल्य टिके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः शिक्षण के व्यापक अर्थ में सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मूल्यांकन इसी सीखने की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर नया दिख रहा होगा, ये रहा औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम शिक्षण। जो हमारे दोस्त अभी नए हैं क्लास में, उनके लिए है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए भी एक बार है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम शिक्षण क्या होता है। औपचारिक क्या होता है, जैसे कि हम लोग 2 बताए थे, एक नियमबद्ध होता है और एक दुरुस्त वाला होता है। तो औपचारिक में जैसे कि मान लीजिए हम लोग विद्यालय में जा रहे हैं, एक अनुशासन में रह के हम लोग शिक्षा को औपचारिक शिक्षा होती है, जो मतलब एक नियम में रह के हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। एक अनौपचारिक वो होती है जो दुरुस्त वाला होता है, जैसे इग्नू है, राजर्षि टंडन है, तो ये लोग दुरुस्त से कराते हैं, इसमें स्वतंत्र रहता है विद्यार्थी। ठीक है, तो ये अनौपचारिक और औपचारिक होती है।
और एक चीज़ और है कि अब जो हमारे दोस्त अगर इसको डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो पिछली क्लास में शिक्षण अभिवृत्ति में ये छाया डाल दी गई है। और हम बार बार ये चीज़ें आप लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ दोस्तों का मैसेज आता है कि सर और क्लासेज डालेंगे इससे संबंधित, और ये क्लास है। तो दोस्तों इससे क्लासेज ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं और ये हम लोग का आज लास्ट क्लास है इससे संबंधित। आप लोग वो क्लासेज कहाँ मिलेगी तो आप लोग हम लोग हमारे मतलब जो ये प्लेटफॉर्म है हिंदी साहित्यला, इसमें अंदर आप लोग जाएंगे टच करके तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बना है। वीडियो के बाद जो साइड वाला प्ले लिस्ट आता है, प्ले लिस्ट की लिस्ट में आप लोग देखेंगे तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर क्लास, ठीक है। तो क्लास में आप लोग को ये क्लासेज मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पे एक और है ऐसे ही यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व, तो उसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा भी और बाकी प्ले लिस्ट है जो आप लोगों के काम के लिए होगी तो आप लोग देखिएगा, अगर काम के लिए नहीं होगी तो अपने काम की चीज़ें देख के आ जाइएगा। हम तो कहेंगे कि आप लोगों को जैसे हिंदी साहित्य है तो आप लोग हिंदी साहित्य से क्लासेज कीजिए, वहाँ यूजीसी नेट की चल रही है। हिस्ट्री जो पढ़ाई जा रही है वो सामान्य तौर पे लगभग सभी क्लासेज के लिए है, लेकिन यूजीसी को भी पूरा कवर किया है, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं तो हिस्ट्री के भी पूरी क्लासेज कर सकते हैं और जो फायदेमंद है बेसिक तौर पे आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी उसमें हिस्ट्री क्लास में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत हॉकी मूल्यांकन को भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा 1916 में परिभाषित किया गया है। और तो देखिए भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है तो क्या है कि मूल्यांकन को भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा 1916 में परिभाषित किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि कब परिभाषित किया गया था, तो 1916 में। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण क्या है, कैसे हो रहा है, इसकी दिशा सही है या नहीं स्पष्ट नहीं हो पाता है। अतः शिक्षण और मूल्यांकन एक दूसरे के पूर्णतः जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मूल्यांकन और शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स, और ये रहा दोस्तों हमारा चैनल लोगो है। तो जो हमारे दोस्त वीडियो देख रहे होंगे ये हमारा लोगो है। आप लोग सर्च ऑन यूट्यूब हम लिखे हैं कि @हिंदी साहित्य वाला, अगर ये आप लोग डालते हैं या आप लोग सीधे भी डालते हैं कि हिंदी साहित्य वाला, तो आप लोगों के सामने ऐसा ही लोगो दिखाई देगा जो आप लोग को ग्रीन में दिखाई दे रहा होगा, HSW हिंदी साहित्य वाला, ठीक है। तो आप लोग को वहाँ पर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल से वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी आपके दोस्त हैं उनको भी साथ में बुलाइए ताकि हम लोग और भी मज़े से आगे कर सकें, ताकि ज़्यादा लड़के रहेंगे तो और संघर्ष होगा ना, होता है क्लास में ना तो कंपटीशन बढ़ जाती है, वैसे ही दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग अगली क्लास में इससे अगली क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग शोध अभिवृत्ति पे शुरू करेंगे क्लासेज। तो आप लोग ऐसे ही क्लास में बने रहिए। और दोस्तों आप लोगों को अपडेट क्लासेज जैसे हम चढ़ाएंगे आप लोग को मिलती रहेगी, तो आप लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा। और हाँ, एक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आज से हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए, जहाँ पे पर डे क्लास की PDF आप लोगों को वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। तो जिससे आप लोगों को इसकी जो अभी PDF हम पढ़ाएं तो ये आप लोग को भी मिल जाएगी, और क्वेश्चन सेट से भी आप लोग को सारी PDF मिल जाएगी। तो आप लोग को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। और बार बार आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। तो और वहाँ पे दोस्तों फेसबुक लिंक भी और इंस्टा भी लिंक डाल दिया जाएगा, जिस पे आप लोग को हिंदी साहित्य वाले चैनल से जुड़ के वहाँ पे भी आप लोग चैनल का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास ये रही। चलिए क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। ये दोबारा बोल रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाले चैनल के साथ बन के अपने मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।